हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज एम एल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके। डियर स्टूडेंट्स, आपको रोज़ एक वोकेबलरी का सेशन मिलता है, या तो वो आपको टॉप ट्रेंडिंग जीके पर मिलेगा या अपने दूसरे चैनल एस ट्यूटोरियल्स पर मिलेगा, लेकिन अवश्य आपको रोज़ एक वोकेब सेशन मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन रोज़ मिलते रहें। आज के वोकेब के सेशन में क्या खास है, पहले आपको पिछले कल या परसों पूछे गए जो वोकेब सेशंस हैं उनसे रिलेटेड एक क्विज मिलेगा। हमेशा का यही रूटीन रहता है। साथ ही साथ आपको आज मिलेगा खास 10 इडियम फ्रेजेज एंड देन 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज इडियम फ्रेजेज। उसके बाद अपन 10 क्वेश्चंस वोकेब के डिस्कस करेंगे अंत में। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। आप अगर अंत तक देखेंगे तो नो डाउट 2 महीने के अंदर आप किसी भी एग्जामिनेशन में आने वाली वोकेब के मास्टर होंगे। आइए बच्चे, आज का स्टार्ट करते हैं। पहले एक क्विज देखिए, ये क्विज कीजिए और मुझे इसके आंसर्स मैसेज कर दीजिए 9461954560 पर, या आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे आगे आज अपन ने ली हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेज। देखो क्या है। द वेरी फर्स्ट इडियम फ्रेजेज इज 8C। 8C का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। यानी 8C का मतलब क्या हो गया, कई बार देखते हो आप फिल्मों में, इसको इस सीन से याद कीजिए। कई बार मूवी में किसी के साथ प्यार में धोखा हो जाता है या फिर कोई बड़ा बिजनेस में घाटा हो जाता है, तो वो समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता है और समुद्र में इस तरह से पत्थर फेंकता रहता है। यानी 8C पहुंच गया, यानी वो कंफ्यूज है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है ज़िंदगी में। तो अगर आदमी ज़िंदगी में समुद्र के किनारे जाके पत्थर फेंक रहा है बैठे बैठे, इसका मतलब वो कन्फ्यूज्ड है कि उसे लाइफ में क्या करना है उसे पता नहीं है। तो 8C का अर्थ हो गया कन्फ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड। आई वॉज 8C, मैं कन्फ्यूज था व्हेन आई फाउंड मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम आउट ऑफ सिलेबस, जब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस मिल गए एग्जामिनेशन पेपर में। दूसरा है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा कोई भी काम। ठीक है, मैं कहूँ भाई हमारा डील है वो कस्टमर्स के साथ है, वो पूरी तरह से अबव बोर्ड है। अबव बोर्ड यानी बिल्कुल स्पष्ट है, ईमानदारी भरा बर्ताव करते हैं। चाहे 2 साल का बच्चा आ जाए, चाहे 80 साल का बूढ़ा आ जाए, वही रेट रहेगा, सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार रहेगा। तो अबव बोर्ड रहेगा। आगे देखिए जरा, पहली 2 इडियम्स के बाद। एट स्टेक। स्टेक का मतलब होता है दांव पर। स्टेक का मतलब होता है दांव पर या खतरे में। एट स्टेक यानी दांव पर या फिर खतरे में। इन द कमिंग इलेक्शन, आने वाले चुनाव में, द पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, राजनीतिक अस्तित्व, ऑफ मैनी पार्टीज इज एट स्टेक, वो खतरे में है या दांव पर लगा हुआ है। ठीक है, तो एट स्टेक हो गया, दांव पर या फिर खतरे में। नेक्स्ट आपका एकिल सील। एकिल सील का मतलब होता है कमजोर पहलू। जैसे मैं कहूँ कि अंग्रेजी हमेशा से ही मेरा कमजोर पहलू रहा है, तो इंग्लिश हैज ऑलवेज बीन माई एकिल सील। तो एकिल सील का मतलब क्या हो जाता है बच्चे, कमजोर पहलू, यानी कमजोर कड़ी किसी भी चीज की। तो अपन ने अब तक 4 वर्ड पढ़े हैं, एट स्टेक दांव पर या खतरे में, एकिल सील हो गया आपका कमजोर पहलू, साथ ही साथ 8C कंफ्यूज्ड, और अबव बोर्ड हो गया स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा। आगे बढ़ जाइए जरा। ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल यानी सभी, सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री सभी लोग। द न्यू टैक्स इज गोइंग टू हिट ऑल एंड सन्ड्री, जो नया टैक्स सिस्टम आ रहा है वो सभी को प्रभावित करने वाला है। ऑल एंड सन्ड्री यानी सभी लोग। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, यहाँ से देखो कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार ये लिख देता है ए क्लोज्ड फिस्ट पर्सन, कई बार लिख देता है ए क्लोज फिस्ट पर्सन। तो ये हमेशा सही फ्रेज याद करनी है, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट का अर्थ होता है बेटा मुट्ठी, यानी एक बंद मुट्ठी का आदमी, यानी कंजूस व्यक्ति। ही इज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, वो एक कंजूस आदमी है। ही विल नॉट गिव यू एनी मनीटरी हेल्प इवन इफ यू आर डाइंग, वो तुम्हें किसी भी प्रकार की ये आर्थिक मदद नहीं करेगा यदि तुम मर भी रहे हो। ठीक है, तो एक क्लोज फिस्टेड पर्सन हो गया आपका एक कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए जरा, ए बॉन्ड टू पिक। देखो इसको ऐसे याद रखिए कि एक बॉन्ड है जिसको उठानी है और इसके दोनों तरफ 2 कुत्ते खड़े हैं और वो दोनों इस हड्डी के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। यानी एक विवाद उनके बीच, उन कुत्तों के बीच अभी ऐसा बच गया है, उस हड्डी रूपी विवाद जिसको भी निपटाना बाकी है। मैं कहूँ एक विवाद जिसे निपटाना हो। आई स्टिल हैव ए बॉन्ड टू पिक विद माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ अभी भी मुझे एक विवाद ऐसा है जो निपटाना है। ए चिल टू द हार्ट, अपन कहते हैं ना यार चिल हो गया मेरा तो हार्ट बहुत ज़्यादा, यानी बहुत अधिक डर जाना, बहुत अधिक भय हो जाना। ए चिल टू द हार्ट यानी बहुत अधिक डर, भय। द रिसेंट नेचुरल कैलेमिटी,
ये जो अभी भी हाल ही में प्राकृतिक आपदा, कैलेमिटी का अर्थ होता है आपदा, स्ट्रक ए चिल टू आवर हार्ट्स, उसने गहरी चोट की है, ए चिल टू द हार्ट यानी हमें बहुत अधिक डरा दिया है। ए चिल टू द हार्ट का अर्थ हो जाता है बहुत अधिक भय हो जाना। नेक्स्ट देखो, एक वर्ड होता है हरक्यूलिन बच्चे। हरक्यूलिन का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, ठीक है। तो टास्क और लिख दिया उसके आगे, ए हरक्यूलिन टास्क यानी बहुत ही कठिन कार्य। प्रिपेयरिंग योर सेल्फ वेल फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए खुद को बहुत अच्छे से तैयार करना। इन सच ए शॉर्ट स्पान यानी इतने कम समय में, इज ए हरक्यूलिन टास्क, ये एक बहुत कठिन कार्य है। तो हरक्यूलिन टास्क क्या हो गया, बहुत ही कठिन कार्य। फिर क्या कह रहा है, ए सी चेंज यानी एक समुद्र जितना बड़ा बदलाव। अब समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, यानी एक बहुत ही बड़ा बदलाव। तो आज दो तो आगे एट सी यानी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज सी पे कब जाते हैं, जब कंफ्यूज हो जाते हैं। ए सी चेंज यानी समुद्र जितना बड़ा बदलाव, यानी बहुत ही बड़ा बदलाव। द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस अंडरवेंट ए सी चेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के दौरान औद्योगिकरण की प्रक्रिया है वो गई एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरी है। तो आपके सामने ये 10 इडियम फ्रेजेस थी। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए। मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं बच्चे, और इन क्वेश्चंस को आपको करना है। आप स्क्रीन को रोककर, वीडियो को रोककर इन दोनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। आपको इन पांचों क्वेश्चंस को करने के बाद आंसर्स मिल जाएंगे यहाँ। तो यहाँ से आंसर्स चेक कर लीजिए, पांचों क्वेश्चंस आप कर लीजिए। स्क्रीन को रोक लीजिए, मैं बहुत लंबा नहीं रुकूंगा, आप इस वीडियो को रोक लीजिए। वीडियो को रोककर इन पांचों क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप इस स्क्रीन को रोकिए, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद यहाँ से आप इसके आंसर्स मैच कर सकते हैं। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि अपन ने डिस्कस कर दिया है बहुत अच्छे से इडियम्स एंड फ्रेजेज को। आइए जरा अब स्टार्ट करते हैं आज के वोकेब सेशन को। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का अर्थ क्या होता है? एक्चुअली जब कोई आपका यहाँ का भगोड़ा होता है जो भागकर विदेश भाग जाता है, तो वहाँ की सरकार जब उस पर आरोप साबित हो जाते हैं तो वो वापस भारत को सौंप देती है, ठीक है। या फिर भारत में अगर कोई दूसरी जगह का भगोड़ा अगर भाग कर आ गया है तो भारत सरकार उसको वापस प्रत्यर्पण करवा देती है उसका। ऐसे भी विजय माल्या का प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडाइट का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो हैंडओवर करना एक ऐसे व्यक्ति को एक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम, जो एक एक्यूज्ड हो या कन्विक्टेड हो किसी क्राइम का, टू द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द फॉरेन स्टेट, उस फॉरेन स्टेट के ज्यूरिस्डिक्शन को इन विच द क्राइम वाज कमिटेड, जिस देश में क्राइम किया है उसने उस देश को वापस सौंप देना, प्रत्यार्पण कर देना। तो उस देश को वापस सौंप देना है, उस देश को हैंडओवर कर देना। या वर्ड यूज होता है रिपेट्रिएट। रिपेट्रिएट का मतलब भी होता है उस देश को वापस दे देना, उस देश से एक्सपेल कर देना, उसको बाहर निकाल देना, देश निकाला दे देना, बैनिश कर देना। या फिर एक देश निकाले के लिए वर्ड यूज हो जाता है आपका बच्चे डिपोर्ट। क्या वर्ड यूज कर लेंगे? डिपोर्ट। बहुत अच्छा वर्ड है। डिपोर्टेशन होता है किसी का निर्वासन जिसको बोलते हैं अपन। बैनिश भी किसी को देश निकाला होता है। रेलिगेट वर्ड भी यूज करते हैं, जबकि देश निकाला नहीं दे तो उसको वहीं रख लें। जैसे इंडिया रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडाइट हिम टू द चाइना, भारत ने मना कर दिया उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए। कौन से देश को भाई? चाइना को। भारत ने चाइना को उसका प्रत्यर्पण कर मंजूर करने के लिए मना कर दिया। नेक्स्ट देखो जरा, वाइस। वाइस एक नाउन है बच्चे जिसका मतलब होता है अनैतिकता, दुराचार या कोई भी बुरा काम, ठीक है ना। मीनिंग हो जाएगा इसका अनैतिकता, इमोरलिटी, मोरल नैतिक, मोरलिटी नैतिकता, इमोरलिटी यानी अनैतिकता। वाइस आपकी नाउन है। सिनोनिम यानी कुछ गलत करना, रॉन्ग डूइंग करना, धूर्तता करना, विघ्नेश करना, क्राइम करना, या कोई माल प्रैक्टिस करना यानी कोई भी बुरा काम करना, ठीक है। अच्छे काम करने के लिए वर्ड यूज होता है राइटस, और या फिर वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है अच्छा कार्य या धैर्य भरा काम। द मेंटेनिंग ऑफ वन वाइस कॉस्ट मोर देन 10 वर्च्यूज। क्या कह रहा है कि अगर आपको पूर्ति करनी हो एक अनैतिकता की, यानी एक दुराचार या एक बुरे कार्य को अगर आपको मेंटेन करना हो, तो फिर 10 अच्छे कामों की कीमत लगती है, यानी 10 अच्छे काम करने पड़ते हैं आपको। तो वाइस आपका नेगेटिव वर्ड है बच्चे, जिसका अर्थ हो गया अनैतिकता या फिर दुराचार, रॉन्ग डूइंग, क्राइम कह दीजिए जिसको, गलत कार्य कह दीजिए, इविल कह दीजिए। आज का नेक्स्ट वर्ड है बच्चे मौन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार पूछा जाता है। मौन का अर्थ होता है किसी की मृत्यु वगैरह हो या किसी के गलत काम हो उस पर शोक प्रकट करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक वर्ड है डिप्लोर। डिप्लोर के दो अर्थ होते हैं, एक शोक प्रकट करना और दूसरा होता है निंदा करना। दो अर्थों में ये वर्ड पूछा जाता है, निंदा करना और शोक प्रकट करना।
तो यहाँ शोक प्रकट करने के लिए वर्ड यूज होता है बिवेल, बीमन, दो वर्ड है। MOAN, मौन भी अकेला भी यूज होता है, बीमौन भी यूज होता है, ठीक है। बिवेल, ग्रीव, दुख प्रकट करना, ग्रीव से नाउन बन जाता है ग्रीफ। लेमेंट, लेमेंट का मतलब भी होता है पश्चाताप रूपी दुख प्रकट करना, और सोरो यानी दुख प्रकट करना। तो ये वर्ड दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, बिवेल और बीमौन। और मौन तो आप जानते ही हो, शोक प्रकट करना। उल्टा हो जाएगा उसका आनंद उठाना या इंजॉय करना, रिजॉइस। क्या कह रहा है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल गेदर्ड, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, टू मॉर्न, विलाप प्रकट करने के लिए। कहाँ, द स्लेन प्रेसिडेंट, स्ले का मतलब होता है वध कर देना, स्ले, स्लीव, स्लेन, ठीक है। ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है कत्ल कर देना, SLAY, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा SLEW, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा SLAIN। तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त हुई है थर्ड फॉर्म। तो स्लेन प्रेसिडेंट यानी जो प्रेसिडेंट जिसका वध कर दिया गया था, उसके विलाप प्रकट करने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। क्या कह रहा है, टुडे वी मॉर्न फॉर ऑल दोज हु डाइड इन द वर्ल्ड वॉर्स, आज हम उन सभी के लिए खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, विलाप कर रहे हैं, जो उन सभी के लिए जो वर्ल्ड वॉर्स में मारे गए। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे प्रोलिफिक। प्रोलिफिक दो अर्थों में यूज होता है। एक प्रोलिफिक वर्ड यूज होता है स्पेशली लैंड के लिए, जमीन के लिए, ऐसी जमीन जो प्रोडक्टिव हो काफी, उपजाऊ हो काफी, उर्वरक हो काफी, उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रोलिफिक। एक ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है। प्रोलिफिक यूज होता है ऐसे राइटर्स के लिए जिसने बहुत सारे स्टोरीज लिखे हैं, बहुत सारे पोएम लिखे हैं, या फिर मैं कहूं कि बहुत सारी पोएट्री लिखी है, बहुकृतिक राइटर है, प्रोलिफिक राइटर यानी जिसने बहुत सारा, से मुंशी प्रेमचंद जी प्रोलिफिक राइटर, ठीक है ना, यहां से याद रख सकते हो। तो राइटर के लिए ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जो प्रोडक्टिव हो, फर्टाइल यानी उपजाऊ हो, इन्वेंटिव हो, नई चीजों को खोजने वाला हो। ये वर्ड काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, फेकंड भूमि के लिए यूज होता है, उर्वरक भूमि के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए, या हाई यील्डिंग, यील्ड यानी पैदावार, ये यील्ड के दो अर्थ होते हैं, एक झुक जाना, एक उपज। तो हाई यील्डिंग यानी उच्च पैदावार वाली। एंटोनिम्स, ऐसी भूमि को कह देंगे नॉन प्रोडक्टिव, फर्टाइल से हो जाएगा यहाँ उल्टा इनफर्टाइल, या फिर स्टेराइल कह सकते हैं। स्टेराइल यानी उन ऐसी मादाओं को कहते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो ये आपकी उर्वरक नहीं रही, ये आपकी अनुपजाऊ हो गई। बैरन, किसान की बैरन बन जाती है ऐसी भूमि, बंजर कहते हैं जिसको, या फिर शुष्क भूमि, ऊसर भूमि, एरिड। तो ये देखो जरा, सारे के सारे वर्ड्स आप नोट कर लीजिए। ऊपर वाले वर्ड सारे के सारे उपजाऊ भूमि के लिए हैं, और नीचे वाले सारे के सारे एक ऊसर भूमि के लिए हैं, शुष्क भूमि के लिए हैं। क्या कह रहा है, दे आर प्रोलिफिक ब्रीडर्स, वो कैसे हैं, प्रोलिफिक ब्रीडर्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। विद मैनी हैंड्स लेइंग अप टू 6 एग, बहुत सारी तो मुर्गियां ऐसी हैं जो लगभग 6 अंडे तक दे देती हैं। दूसरे अर्थ में मैंने कहा था राइटर के लिए यूज होता है, पोइटर के लिए यूज होता है, पोइट के लिए यूज होता है। सी इज ए प्रोलिफिक राइटर ऑफ नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, वो उपन्यास और शॉर्ट स्टोरीज का प्रोलिफिक राइटर यानी बहुकृतिक राइटर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनडेलिबल। इनडेलिबल एक एडजेक्टिव होता है बच्चे जिसको एमिट कहते हैं, यानी जिसको मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। यानी जैसे अपने एमिट स्याही लगती है मतदान के दौरान, दैट इज इनडेलिबल, जिसको इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। एक वर्ड होता है इरेडिकेट यानी हटाना, तो इन इरेडिकेबल हो गया। इफेस, EFFAC, इफेस यानी मिटाना, तो इन इफेस यानी नहीं मिटने वाला, और इन इफेसेबल एडजेक्टिव बनाओगे इसका तो इन इफेसेबल बन जाएगा। जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाएगा। ये सारे के सारे एमिट के सिनोनिम्स हो गए हैं। और जिसको इरेज किया जा सकता वो हो गया इरेजेबल। मैं कहूँ ही हैज एन इनडेलिबल इंप्रेशन ऑन मी, उसने मेरे पर एक एमिट छाप छोड़ी है, ठीक है। तो इनडेलिबल इंप्रेशन यानी एमिट छाप। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट वर्ड आपका डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घृणित, घृणा से संबंधित है, ठीक है ना। घृणा यानी हेटर्ड, हेटफुल, ठीक है। लॉथ यानी घृणा, तो लॉथसम हो जाएगा। डिटेस्ट यानी घृणा करना, एक वर्ब हो गई तो डिटेस्टेबल हो गया। वाइल यानी घृणित, और रेस्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका रेस्ड। रेस्ड का मतलब होता है घृणित, हीनस क्रीम, कोई भी ऑडियस क्रीम कह सकते हैं जिसको। कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार, तो कंटेम्प्टिबल तिरस्कार योग्य या फिर घृणित हो गया। बहुत बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, डेस्पिकेबल, डिटेस्टेबल, कंटेम्प्टिबल, लॉथसम और रेस्ड, ये घृणित के लिए यूज होते हैं। एंटोनिम्स यानी प्रशंसा योग्य, तो एडमायरेबल। व्हाट ही डिड, जो कुछ भी उसने किया, वो जो डेस्पिकेबल क्राइम, वो एक घृणित किस्म का एक क्राइम था। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, वेटेरन। वेटेरन ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज होता है जो किसी कार्य विशेष में या फिर किसी विशेष कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनुभवी हो जाते हैं, और अनुभव से उसमें आ जाती है खास तरह की दक्षता, ठीक है, डेक्सटेरिटी आ जाती है, वो नर्ड बन जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कंप्यूटर नर्ड्स, यानी कंप्यूटर में
अनुभवी व्यक्ति, ये एक वर्ड छूट गया शायद, यहाँ नर्ड नहीं यूज किया। तो किसी खास क्षेत्र विशेष के जो अनुभवी लोग होते हैं उनको कहा जाता है वेटरन। सिनोनिम्स में यूज हो जाएगा आपका ओल्ड टाइमर, यानी बहुत लंबे समय से वही काम कर रहे हैं, ओल्ड स्टेजर कह सकते हो, ओल्ड हैंड कह सकते हो, या एक्सपीरियंस्ड कह सकते हो। प्रैक्टिस से एडजेक्टिव बनता है प्रैक्टिस्ड। एक्सपर्ट कह सकते हो, सीजनड कह सकते हो। देखो बच्चों, ये वर्ड आ गया है आपके अनुभवी के लिए, सीजनड। सीजनड का अर्थ भी होता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी या फिर वेटरन। नया नया हो जो उसको नौसिखिया कहते हैं, नोवाइस कहते हैं, नियोफाइट कहते हैं, टायरो कहते हैं, लर्नर या फिर बिगनर। जिसने अभी भी सीखना शुरू किया है वो लर्नर है, बिगनर है, नोवाइस है, नियोफाइट है, टायरो है। मको ही इज ए वेटरन सितार प्लेयर, वो बहुत ही अनुभवी सितार वादक है। द बेसबॉल वेटरन लव टू कोच यंग प्लेयर्स, जो बेसबॉल का जो वेटरन है यानी जो पुराना खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, वो हमेशा चाहता था कि जो नए खिलाड़ी हैं उनको वो कोच करे, ठीक है ना, उनको वो ट्रेंड करे। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रीजम्पचुअस। बच्चे, प्रीजम्पचुअस से एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अभिमानी व्यक्ति, अक्खड़ व्यक्ति, ढीठ व्यक्ति, ठीक है ना, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर बोल्ड दिखता है, अभिमानी दिखता है, जो बोल्डनेस जो इसमें बहुत ज़्यादा झलकती है, ऐसे व्यक्ति को प्रीजम्पचुअस कहते हैं। अभिमानी कह सकते हैं, एरोगेंट कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी कह देते हैं। बेशरम के लिए वर्ड ब्रेजन यूज होता है, बेशरम भी कह देते हैं ऐसे अक्खड़ को। तो फिर ईगोटिस्टिकल भी कह देते हैं, इंसोलेंट भी कह देते हैं अक्खड़ के लिए, इम्पर्टिनेंट भी कह देंगे। वो सारे के सारे वर्ड जो अक्खड़ या बदतमीज के लिए यूज होंगे वो सारे के सारे यूज हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ अभिमानी पढ़ रहे हैं, सुपरसीलियस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक होता है जो थोड़ा दब्बू किस्म का होता है, उसको कायर टिमिड कहते हैं, मीक कहते हैं, सबसर्वियंट कह सकते हैं। क्या कह रहा है ये, इफ आई ऑफर सम एडवाइस, अगर मैं आपको कुछ सलाह दूं, आई होप, तो मैं आशा करता हूं, आई वॉन्ट बी कंसिडर्ड प्रीजम्पचुअस, तो आप शायद मुझे बहुत ज़्यादा अक्खड़ या गुस्ताख नहीं समझेंगे, ठीक है ना, अभिमानी या अक्खड़ या ढीठ नहीं समझेंगे अगर मैं आपको कुछ ऑफर करता हूं, कुछ सलाह तो। नेक्स्ट वर्ड आपका टीनेशियस। टीनेशियस स्पेशली पकड़ के लिए यूज होता है, अगर आप किसी चीज़ को बहुत दृढ़ता से पकड़ते हैं, फर्मली पकड़ते हैं, तो वर्ड टीनेशियस यूज होता है। वैसे टीनेशियस का अर्थ होता है अपने विचारों में भी दृढ़, आसानी से हार नहीं मानने वाला, दृढ़ निश्चय करके रखने वाला, थोड़ा जिद्दी टाइप आदमी, ठीक है ना, फर्म, ठीक है, अच्छी पकड़ हो, टीनेशियस ग्रिप, टाइट, स्ट्रॉन्ग, परसिस्टेंट हो जो लगातार कंटिन्यूस चले, डिटरमाइंड हो जो दृढ़ निश्चयी हो। एक दूसरा उल्टा हो जाएगा, लूज, और इनइफेक्टिव जो इफेक्टिव नहीं हो। ही हैड ए टीनेशियस ग्रिप ऑन द रोप, वो बहुत ही मजबूत पकड़ बनाया हुआ था रस्सी पे, सो एज टू विन, ताकि जीतने के लिए, ठीक है, उसको जीतना था इसलिए उसने बहुत ही मजबूत पकड़ बना रखी थी रस्सी पर। नेक्स्ट वर्ड आपका ऑफेंसिव। ऑफेंसिव बहुत अच्छा एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अपमानजनक, इंसल्टिंग, ठीक है, यानी मैं कहूँ कि आपका जो आपने जो टिप्पणी की वो बहुत ही ऑफेंसिव थी, आपने कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए था किसी के लिए, ठीक है ना। मैं कहूँ भैया महिलाएं क्या यार, महिलाओं को जॉब दे दी ये वो, मैं कहूँ ये महिलाओं के लिए आपकी बड़ा ही डेरोगेटरी कमेंट है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा कमेंट जो किसी के लिए अपमानजनक हो, किसी की लज्जा के लिए अपमानजनक हो, उसको डेरोगेटरी कहते हैं। किसी को हर्ट करने वाला हो, हार्टफुल। ह्यूमिलिएट यानी अपमानित करना, ह्यूमिलिएटिंग यानी अपमानजनक। इम्पोलाइट हो जो काफ़ी रूड कमेंट हो किसी के लिए, इंसल्टिंग हो, ऑफेंसिव हो। मैं कहूँ यू शुडंट यूज ए सच एन ऑफेंसिव लैंग्वेज, तुम्हें ऐसी इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अपमानजनक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करना किसी को, कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा करना, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा आपका। मैं कहूँ आई फाउंड हर रिमार्क्स डीपली ऑफेंसिव, मैंने उस लड़की के जो टिप्पणी थी उसको बहुत ही ऑफेंसिव पाया, अपमानजनक पाया। तो कैसा लगा सेशन दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके एंड एसटी ट्यूटोरियल्स। मैं ML चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान।